नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में हिंदी भाषा एवं संस्कृति की। ठीक है ना। तो फाउंडेशन कोर्स की ओर भी मूव कर चुके हैं। तो आज हम फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा। और मॉर्निंग में अगर आप लोगों की मैक्सिमम कमेंट अगर आती है तो आज सुबह मैं आपको इंग्लिश पर भी टॉप 50 क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को एमसीक्यूज के, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, टॉप 50 क्वेश्चन। जैसे मैं आज टॉप 50 क्वेश्चन हिंदी भाषा में देने जा रहा हूं, इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश के भी टॉप 50 क्वेश्चन और बाकी उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण उनके भी टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप लोगों की बेहतरीन तरीके से कमेंट आना। मैक्सिमम जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतने जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम डायरेक्टली बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर। बीए दरअसल सिर्फ बीए नहीं दोस्तों, ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही के लिए, बीबीए के लिए भी है, बीसीए के लिए भी है। जो भी सेकेंड ईयर वाले छात्र जिनके फाउंडेशन में हिंदी भाषा एवं संस्कृति है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो उनको अभी तक बहुत टेंशन हो रहा है कि सर कुछ नहीं पढ़ा और अब क्या पढ़े लास्ट मोमेंट में जाकर के, कि कम से कम पास तो हो ही जाए। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन और जो साल भर से अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। क्योंकि अब लास्ट में क्योंकि पूरे सिलेबस का हम रिवीजन नहीं लगा सकते लास्ट में, इसके लिए जो आईएमपी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आज प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 2026 के रूप में आज हम डिस्कस करेंगे इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आज का, जागो फिर एक बार कविता में ना कौन सा भाव छुपा हुआ है, कौन सा भाव निहित है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चलिए एक दो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जागो फिर एक बार कविता में, इस कविता में जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव निहित है? राष्ट्रीय नवजागरण का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय भाषा का या राष्ट्रभक्ति का? कौन सा भाव निहित है इसके अंदर? तो आप सभी को अच्छे से पता, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो राष्ट्रीय नव जागरण का, नव चेतना को जागृत करने, है ना, नव जागरण के हेतु ही इस कविता को कवि के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के आंदोलन आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सृजित किया गया था? तो कौन से आंदोलन की पृष्ठभूमि पर, या स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर? यार थोड़ा पेन आज मिस्टेक कर रहा है ना प्रेस। आज जो पेन है वो कीबोर्ड का काम कर रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रेस हो रहा बटन। चलिए फिलहाल अब बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है, समय थोड़ा कम ही मिलेगा। तो कोशिश करेंगे कि कम समय में हम पूरे 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर ले। जहां पर कुछ एरर होगा, प्रॉब्लम होगी, वहां पर हम रुक करके उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, जागो फिर एक बार कविता के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर सर्जित है। किसकी पृष्ठभूमि पर सर्जित है? तो सामाजिक समता प्राप्ति पर या स्वतंत्रता प्राप्ति पर? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति पर, क्योंकि राष्ट्रीय नव जागरण हेतु ये कविता लिखी गई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु। क्लियर है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर ये सृजित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री सत अकाल किस धर्म से संबंधित है? आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, ऑप्शन आ करेक्ट होगा, सिख धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, तुम महान हो, तुम सदा हो महान, यह भारतीयों में किसका महामंत्र है? महात्मा गांधी का, ऋषियों का, गुरु गोविंद सिंह का या स्वामी दयानंद का? तो दोस्तों तुम महान हो, तुम सदा हो महान, ये है ऋषि मुनियों का, है ना, ऋषियों का महामंत्र है। अगला प्रश्न, ये सब कुछ हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहा है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आगे एक दो प्रश्न ऐसे आएंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद कहां से उदाहरण लिया करते थे? स्वामी विवेकानंद अपने भाषणों में कहां से उदाहरण लिया करते थे? तो जब आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी भाषा का यूज करेंगे तो वहां पर गीता आएगी। लेकिन अगर आप बीए के पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो वहां पर क्या जाएगा दोस्तों? वहां पर जो है आपके वेद आएंगे, वेद महापुराण आएंगे ना। तो उससे कारण क्या है कि उन्होंने उस पार्ट के जो उदाहरण लिए थे वो कहां से लिए थे? वेदों से लिए थे या उपनिषदों से लिए थे। याद रखिएगा। तो यहां पर अलग अलग जो जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके उत्तर बनेंगे। तो आप सामान्य नॉलेज के आधार पर उसको टिक करने का प्रयास मत कीजिएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ना। तो अगला प्रश्न है, तीन ताप कौन कौन से हैं? तीन ताप कौन कौन से? अब जैसे सुनिए, तीन ताप कौन कौन से हैं? अब हो सकता है वेदों के अनुसार इसका आंसर कुछ और हो। अब आपको किसके अनुसार करना है? आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सही क्वेश्चन टिक करना है। ठीक है। तो तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक या भौतिक, या फिर यहाँ लौकिक, अलौकिक, आध्यात्मिक, समुद्री, आकाशीय, स्थलीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दैहिक,
दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, 1.25 लाख पर 1 को चढ़ाऊंगा की घोषणा किसने की थी? 1.25 लाख पर 1 को चढ़ाऊंगा, तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? दोपहर का भोजन कहानी लेखक कौन है दोस्तों इसके? तो आपको सभी पता है, अमरकांत जी ने ये कहानी लिखी है। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? तो इनके 3 बेटे थे सिद्धेश्वरी के। वही अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम क्या था? तो सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम मोहन था। वही अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के पति का नाम बताइए। तो पति का नाम था यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? तो गीता में कितने श्लोक बोले गए हैं? 574। याद रखिएगा, 574 गीता में भगवान ने किताब। यहां पर कंफ्यूजन बन जाती कभी 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 क्या होता है कि प्रश्न आता है कि गीता में कुल कितने श्लोक बोले गए हैं, तो कुल में कृष्ण और अर्जुन दोनों के श्लोकों को जोड़कर पूछा जा रहा है, जबकि इस प्रश्न में सिर्फ पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले थे। इसमें अर्जुन के द्वारा बोले गए श्लोक इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा। तो कृष्ण के द्वारा 574 श्लोक बोले गए थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कुल सेना कितनी थी? कुल सेना कितनी थी? तो याद रखिएगा 3 लाख, माफ कीजिएगा, 39,36,600 है ना। 39,36,600, मुझे भी याद नहीं था अभी तक, है ना, इसी से पता चला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? कुल कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? तो याद रखिएगा मात्र 18 दिन ये युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक है? गीता में, अब यहां पर देखिए, गीता में कुल अगर बात करें दोस्तों तो 18 अध्याय और 700 श्लोक है, याद रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण यानी सूत्र हैं? तो गीता में जो श्लोकों के जो चरण हैं, अलग अलग चरण दिए गए हैं, वो है 2800 चरण, याद रखिएगा 2800 चरण। अगला प्रश्न है, गीता का वक्ता कौन है? संजय, विदुर, अर्जुन या कृष्ण? तो गीता का वक्ता कौन था? संजय। ठीक है, वक्ता जो उसको सुना रहा था, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो दोपहर भोजन का पाठ का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी दादी है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला था। वहीं अगला प्रश्न है, रामचंद्र का, है ना, क्या काम करता था? रामचंद्र क्या काम करता था? तो क्या था? प्रूफ रीडिंग का काम, है ना। वहीं अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कौन सी व्यथा को दिखाते हैं? अमीरी, गरीबी, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो गरीबी वाली व्यथा को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म जो है सन 1925 में हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है, गिल्लू किसने लिखी थी? गिल्लू कहानी जो है किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने लिखी थी, राइट। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्लू एक इंसान और किसके बीच की सच्ची दोस्ती के बारे में है? तो जानवर, दैट मीन्स की इनडायरेक्टली अगर बात करें तो गिल्लू कौन है? जानवर, एलियन, सूक्ष्म जीव या भूत? कौन था? तो एक जानवर था, है ना, जानवर था गिलहरी, गिल्लू। ठीक है, तो इंसान और गिलहरी के बीच में एक सच्ची दोस्ती की कहानी है ये। अगला प्रश्न है, गिल्लू एक किसका नाम था? गिलहरी का, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा निम्न में से किस पुरस्कार की प्राप्त करता थी? महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को ये सारे यानी भारत भारती, मंगला प्रसाद पुरस्कार और पद्म भूषण, ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा अकादमी की निर्वाचित फेलो, किस अकादमी की निर्वाचित फेलो थी? तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी की निर्वाचित फेलो थी। अगला प्रश्न लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय या घृणा? किसको सबसे बड़ी चीज माना है? तो प्रेम को माना है। वहीं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, कविता, भाषण या कोई ललित निबंध? कौन सा है दोस्तों, कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या फिर अभिन्यो या मछली? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ को लिखा था। वहीं अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। वहीं लेते हैं अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण? तो यहाँ पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछले 3 क्वेश्चनों से लगातार पढ़ते आ रहे हो आप लोग। अगला प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, आबा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो नख यानी नाखून पशुता का
प्रतीक होते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। वही अगले प्रश्न को लेते हैं, छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? उज्जैन, रीवा, सतना या फिर इंदौर में? याद रखिएगा छिपा शिल्प जो है रीवा में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कंघी बनाने का श्रेय कौन सी जनजाति को जाता है? कर्मा, गोंड, सहरिया या बंजारा? की चारों में से कौन सी जनजाति को जाता है? याद रखिएगा गोंड जनजाति को। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माहेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित सुंदर शहर है? माहेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, 36। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? खंडवा, होशंगाबाद, राजगढ़ या फिर इंदौर? तो कौन से शहर में सबसे कम लगते हैं मेले? होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद खेला जाता है? हिंगोट युद्ध दीपावली, होली, नवरात्रि या फिर रक्षाबंधन? तो याद रखना दीपावली के बाद हिंगोट युद्ध खेला जाता है आदिवासी अंचल में। अगला प्रश्न लेते हैं, पहली को जनउला कौन से अंचल में कहा जाता है? तो पहली को जनउला जो है छत्तीसगढ़, निमाड़, मालवा या बुंदेलखंड, इनमें से कहां पर? छत्तीसगढ़ी में पहली को जन उला कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंगोला नाट्य कहां प्रसिद्ध है? हिंगोला नाट्य बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर निमाड़ में? सही ऑप्शन होगा बघेलखंड। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? तो हीड़ गायन शैली जो है चंपू गायन शैली होती है। एक प्रकार की चंपू गायन शैली है ये, है ना। वहीं अगला प्रश्न है, लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? स्त्रियों के द्वारा शाम के टाइम, पुरुषों के द्वारा शाम के टाइम, स्त्री के द्वारा सुबह या पुरुषों के द्वारा सुबह? कब गाए जाते हैं लावनी गीत? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन बा यहां करेक्ट होगा, पुरुषों के द्वारा समय के समय ये गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज का मतलब क्या होता है? तो एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा ऊंट को जीरा दिखाना, पेट भरना या पानी पिलाना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है? गधा बनाना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठोर ना कहीं ठिकाना होना? तो ऑप्शन सा इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं ठोर कहीं ठिकाना ना होना। क्लियर। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंख का तारा या गांठ का पूरा? तो कौन सा? आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए हम कौन सा मुहावरा यूज करते हैं? आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न लेते हैं, विकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं विकारी शब्द? अपरिवर्तनशील होते हैं, अव्ययी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, सामान्य होते हैं? तो कौन से होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा परिवर्तनशील। विकारी शब्द जो होते हैं वो परिवर्तनशील शब्द होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इन 50 प्रश्नों में मैंने यहाँ पर आपकी जो आपकी ग्रामर थी ना हिंदी की, उसको भी इंक्लूड कर दिया है। अब एग्जामिनर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन घुमा करके दे दे, आपके इन 50 क्वेश्चनों से बाहर जाने की संभावना लगभग लगभग शून्य हो चुकी है ना। लगभग लगभग आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विगु समाज में होते हैं, क्या होते हैं द्विगु समाज में? पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद की प्रधानता, उत्तर पद प्रधानता, दोनों पद प्रधान। कौन से क्या होता है? तो पूर्व पद संख्यावाची होते हैं द्विगु समाज में, है ना। ये सब मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में दोस्तों, क्लासेस में डिटेल क्लासेस जो मैंने ली है ना वो सब पढ़ाया। अब चूंकि अभी तो अब एक एग्जाम टाइम चल रहा है तो मैं आपको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन ही दे रहा हूँ पिछले 2 महीने से, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होंगे ना तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे थर्ड ईयर के लिए रेडी रहिएगा, कमर कस लीजिएगा। 2027 की बैचेस न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगी तुरंत, एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद से ही, है ना। तो डिटेल क्लासेस मैंने ली है आप लोगों की, वहां पर मैंने टोटल आपको ये सभी ग्रामर भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई भी है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों? कौन सी समाज में? याद रखिए द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस में शब्दों का लोप हो जाता है? संधि, समास, संक्षिप्ति या फिर उपसर्ग? किस में शब्दों का लोप हो जाता है? शब्द जो है वो छिप जाते हैं, तो किसमें? समास में। अगला और आखिरी प्रश्न है, चाय कॉफी में कौन सा द्वंद्व समास होता है? तो चाय और कॉफी में जो है आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। चाय कॉफी चूंकि एक दूसरे के वैकल्पिक है ना, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किए थे, ये 50 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ये 50 प्रश्न भी एंड टाइम लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो 100% ये मान चलिए कि आपका काम बन जाएगा, पास होने से, है ना, मतलब फेल होने से बच जाओगे, पास तो हो जाओगे। लेकिन अभी भी आप और भी सिक्योर होना चाहते हो और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, 4-5 दिन बचे हैं आपके पास में, उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कवर करना चाहते हो पूरे सिलेबस को, तो मेरे प्यारे दोस्तों सेकेंड ईयर के लिए फाउंडेशन के चारों ही नोट्स
रेडी है। हाँ, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ए टू जेड आपका इन नोट्स के माध्यम से कवर हो जाएगा। पीडीएफ के रूप में ये सभी नोट्स उपलब्ध है। अगर आप में से कोई भी छात्र लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। 149 रुपए का प्लान होता है। इस 149 रुपए में आपको चारों ही नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। कैसे मिलेगी? तो कुछ नहीं, नंबर जो दिए गए हैं, इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। सारी कहानी हमारे जो टीम है व्हाट्सएप पर आपको समझा देगी और उसके अनुसार आपको सब्सक्रिप्शन तुरंत मिल जाएगा। तुरंत ही आपको नोट्स मिल जाएगी और तुरंत आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम का जो डर है आपके अंदर वो समाप्त हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दे, और एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, स्किप करने से जो बच के रहिए, थोड़ा सा रुकिए, है ना। अगर आप लोगों को कोई स्पेशल सब्जेक्ट जो आपका छूट गया सेकेंड ईयर में, अभी तक कवर नहीं हुआ है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से उस पर कोई क्लासेस आ जाए, मॉडल पेपर लेकर मैं आ जाऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए और बताइए, और जितने दोस्तों की ज्यादा कमेंट आएगी मैं उस पर तुरंत मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ जाऊंगा, आईएमपी क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।